सोचिए, किसी भी किताब का जो पहला पन्ना होता है ना, वही उसकी पूरी कहानी की दिशा तय कर देता है। हमारे संविधान के लिए वो पहला पन्ना है उसकी प्रस्तावना। और ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के आदर्शों, उसके मूल्यों और उसके सपनों का एक वादा है। तो चलिए इसी वादे को, इसी पहचान को थोड़ा और करीब से जानते हैं। महान कानूनविद एन ए पालकीवाला ने एक बात कही थी जो आज भी बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था। अब जैसे एक आई कार्ड किसी की पहचान बताता है ना, ठीक उसी तरह प्रस्तावना बस एक नज़र में पूरे संविधान का सार और उसकी आत्मा हमारे सामने रख देती है। वैसे बड़ा दिलचस्प है कि प्रस्तावना शब्द आया कहाँ से। ये लैटिन के प्रेयाम्बुलम से निकला है, जिसका मतलब होता है आगे चलना। तो एक तरह से ये संविधान के मेन टेक्स्ट से पहले चलकर उसके लिए एक स्टेज सेट करती है। ये हमें बताती है कि आखिर हमारे संविधान को बनाने वाले कैसा भारत बनाना चाहते थे। तो इस पहचान पत्र को इतना गहरा क्यों माना जाता है? चलिए देखते हैं कि भारत के कुछ सबसे बड़े कानूनी जानकारों ने इसे किस नज़र से देखा। देखिए, कितनी कमाल की उपमाएं दी गई हैं इसे। के.एम. मुंशी ने इसे हमारे देश की जन्म कुंडली कह दिया। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो देश का भविष्य बताता है। और पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह ने तो इसे संविधान की आत्मा ही कह दिया। लेकिन ये बातें सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं हैं। इसकी नींव बहुत ठोस है, जो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में रखी गई थी। अच्छा, प्रस्तावना को और भी आसानी से समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे इसके 4 मुख्य हिस्सों में तोड़कर देखना। ये फ्लो चार्ट हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है। पहला सवाल, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? दूसरा, एक देश के तौर पर भारत का स्वभाव कैसा है? तीसरा, हमारे संविधान के लक्ष्य क्या क्या हैं? और चौथा, और बहुत जरूरी, इसे अपनाया कब गया? चलिए इन चारों पिलर्स को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए अब उतरते हैं प्रस्तावना के दिल में, उन शक्तिशाली शब्दों में जो भारत की असली पहचान बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन शब्दों की जो भारत का मूल कैरेक्टर बताते हैं। मतलब एक राष्ट्र के रूप में भारत आखिर है क्या? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। संप्रभु मतलब हम अपने मालिक खुद हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी बाहरी ताकत के दबाव के बिना। समाजवादी, जिसे 1976 में जोड़ा गया, ये आर्थिक न्याय और बराबरी की बात करता है। पंथनिरपेक्ष का मतलब है कि सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। लोकतांत्रिक हमें याद दिलाता है कि असली पावर तो भारत के लोगों के हाथ में है। और गणराज्य, इसका मतलब है कि हमारे देश का जो हेड है वो राजा रानी की तरह खानदानी नहीं होता, बल्कि चुना जाता है। तो अगर पहले वाले शब्द ये बताते हैं कि भारत एक देश के तौर पर क्या है, तो अब जो शब्द आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि ये देश अपने नागरिकों के लिए क्या हासिल करना चाहता है। ये हमारे नेशनल गोल्स हैं। प्रस्तावना हमारे सामने 4 बड़े लक्ष्य रखती है। पहला है न्याय, सिर्फ कोर्ट वाला नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा, हर तरह की स्वतंत्रता, सोचने की, बोलने की, किसी भी धर्म को मानने की। तीसरा, समानता, स्टेटस की भी और अवसर की भी। और आखिर में बंधुत्व, यानी भाईचारे की भावना। ये बंधुता का आइडिया बहुत गहरा है। ये सिर्फ भाईचारे की बात नहीं करता। इसके 2 पहलू हैं। एक, हर इंसान की गरिमा को बनाए रखना, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि अखंडता शब्द भी 1976 में ही जोड़ा गया था। पर एक मिनट, क्या प्रस्तावना को हमेशा से संविधान का इतना जरूरी हिस्सा माना जाता था? जवाब है नहीं। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, और ये कहानी लिखी गई भारत की अदालतों ने। चलिए इस कानूनी सफर पर एक नजर डालते हैं। इस कहानी में 3 बहुत अहम मोड़ आते हैं। 1960 का बेरूबारी यूनियन केस, फिर 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, और 1995 का LIC ऑफ इंडिया केस। इन 3 मामलों ने प्रस्तावनाओं को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, 1960 में बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना संविधान की मार्गदर्शक तो है, पर उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर ठीक 13 साल बाद 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को पलट देता है और कहता है कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी और अभिन्न हिस्सा है। ये एक जबरदस्त कानूनी यूटर्न था। केशवानंद भारती केस ने हमें एक और क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत सीधा सा है।
संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, यहाँ तक कि प्रस्तावना में भी। लेकिन वो इसके मूल सिद्धांतों, इसके बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। एक तरह से ये प्रस्तावना के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया। तो इतना सब होने के बाद आप सोच रहे होंगे कि प्रस्तावना को आज तक कितनी बार बदला गया है। जवाब आपको हैरान कर सकता है, सिर्फ एक बार। जी हाँ, सिर्फ एक बार, और ये हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए। इसी ने वो 3 शब्द जोड़े जिनकी हम पहले भी बात कर चुके हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और यहीं से हम इतिहास से निकलकर आज के दौर में आते हैं, जहां प्रस्तावना को लेकर बहस आज भी उतनी ही जिंदा है। आज बहस का जो सेंटर है वो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द। एक तरफ ये तर्क दिया जाता है कि ये शब्द ओरिजिनल प्रस्तावना में नहीं थे, इन्हें आपातकाल के दौरान जोड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ये शब्द तो भारत के मूल चरित्र को ही पक्का करते हैं और अब ये बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। ये एक बहुत जटिल बहस है और इसके दोनों तरफ काफी मजबूत तर्क हैं। तो इन सारी बहसों के बावजूद एक बात तो बिल्कुल साफ है, प्रस्तावना सिर्फ कुछ कानूनी शब्दों का कलेक्शन नहीं है। ये हमारे संविधान की आत्मा है, एक गाइडिंग लाइट है जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि एक देश के रूप में हमारे आदर्श क्या हैं। तो अंत में सवाल यही बचता है, जैसे जैसे भारत बदल रहा है, नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो क्या प्रस्तावना में लिखा ये महान सपना, ये विजन हमारे भविष्य को रास्ता दिखा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।